हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्सी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो वीडियो रहने वाला है, इसमें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के जो टॉप 70 क्वेश्चंस हैं, जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जैसे फॉरेस्टर का एग्जाम है, स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम है, चाहे आप बात करें हम वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उनके अंदर जो है फिजिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ पे जनरल साइंस के बारे में लिखा हुआ है, तो ये नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ बायोलॉजी के या बॉटनी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि वहाँ पे जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आते हैं। तो इस तरह से जैसे आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द स्पीड ऑफ द अर्थ इज हाईएस्ट व्हेन इट इज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये कहता है कि जो स्पीड है अर्थ की, वो हाईएस्ट हो जाएगी। कब हाईएस्ट हो जाएगी? जब जब क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नियरेस्ट टू द सन। जितना ये जब ये सन के नजदीक पहुंचती है, तो इसकी जो स्पीड होती है अर्थ की, वो क्या हो जाती है? हाईएस्ट हो जाती है। अब मेन चीज जो है, ये कहाँ से पता चला? आपको क्या कुछ पढ़ना है कि तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए, जो कैपलर्स लॉ हैं, कौन से लॉ हैं? वो कैपलर्स लॉ हैं। कैपलर्स के 3 लॉ हैं, जब आप वो पढ़ेंगे तो कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस क्या है वो? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस जब आप डिस्कस करेंगे, जब ये पढ़ेंगे अच्छी तरह से, आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको प्लैनेट्स और जो बाकी जो भी चीजें हैं आपको जब देखने को मिलेंगी वहां पे, अगर हम बात करें हमारी जो अर्थ है, जो हमारी जमीन है, ये क्या करती है? ये एक एलिप्टिकल इसका पाथ होता है। क्या होता है? एलिप्टिकल पाथ जो है आपको देखने को मिलेगा वहां पे। क्योंकि जो अर्थ है ये एक ही जगह रुकी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है अर्थ एक जगह पड़ी हुई है, नहीं। बल्कि अब जब आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, उसके अंदर आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो अर्थ जो है, अर्थ भी क्या करती है? पूरा चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? पूरा चक्कर लगाती है। देखिए, अगर हम बात करें एक्वेटर की, आपको मैं सिंपली बताता हूँ यहाँ पे। समझ लो, ये आपकी अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ये जो है ये एक्वेटर है। क्या है ये? एक्वेटर है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। अब जो ये एक्वेटर है, और हम इसकी लेंथ की बात करें, हम इसको कह सकते हैं, सर्कमफ्रेंस जो होता है इसका, ये होता है 40,075 किलोमीटर। ठीक है। तो ये जो होता है इसका पूरा सर्कमफ्रेंस है, इक्वेटर की लेंथ है। अब जब ये टॉप पूरा घूमेगा, जब ये पूरा घूमेगा, देखिए जब ये घूमता है, तो ये अपनी जो एक्सेस होती है उसको छोड़ता नहीं है। यहाँ पे रुक के ये घूमता है, ठीक है ना। अब इसकी दो चीजें हैं। एक तो ये खुद घूमता है, किसके ऊपर घूमता है? ऑर्बिट के ऊपर घूमता है। दूसरा, ये खुद भी घूमता है। अपने घूमने में और ऑर्बिट घूमने में, जब ऑर्बिट के ऊपर ये पूरे चक्कर लगाता है ना, तो तब क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। ठीक है। जब ये खुद अपने एक्सिस पे जब ये घूमता है, तब क्या होता है? तब मौसम बदलते हैं, मौसम बनते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पूरा होता है 40,075 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। और हम बात करें 24 आवर्स में, ये जो है 40,000 समझ लो, 75 किलोमीटर घूमती है 24 आवर्स के अंदर। तो अगर हम एक आवर्स की बात करें, एक आवर्स में 40,075 डिवाइड बाई आप 24 करोगे, तो ये बनता है 16770 किलोमीटर। 1670 किलोमीटर पर आवर ये घूमती है हमारी जमीन। तो हम एक सेकंड की बात करें, जब एक सेकंड की बात करेंगे, तब ये पता चलेगा 464 मीटर जो है ये घूमती है। तो एक सेकंड की अगर हम बात करें, एक सेकंड में 464 मीटर जो है ये घूमती है। ठीक है ना। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो क्या है? 10.43 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो कितना बहुत ज्यादा होता है। तो रोटेशन से डे एंड नाइट बनता है। रिवोल्यूशन से इसके जो सन के जो चक्कर तरफ, चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं 365 डेज में, तो एक साल में ये क्या होता है? 365 डेज, 6 आवर्स जो है इसमें ऐड होते रहते हैं। वो लंबी बात है, मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। हम बात करेंगे इसकी जो रोटेशन है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो रोटेशन की जो स्पीड रहती है 464 किलोमीटर। और जो रिवोल्यूशन की रहती है वो रहती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो है इंपॉर्टेंट, 4 सेकंड, 464 मीटर पर सेकंड है ये रोटेशन की स्पीड। और 30 किलोमीटर जो है पर सेकंड जो है, ये है रेवोल्यूशन की स्पीड। तो ये था सब कुछ जो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि आपको मैं समझाऊं। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो
ये था इसके बारे में, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं इसमें आप नोट कीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा है, इन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, जब प्लैनेट्स मोशन करते हैं, ठीक है ना, जब प्लैनेट क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, ये इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा, द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको समझना होगा, सिंपली आप देखते हैं, जब आप बाईसाइकिल को चलाते हैं, ठीक है ना, जब तक इसके व्हील चलते रहते हैं तो ये रुकी रहती है। जब ये चलना छोड़ देती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो बाईसाइकिल है ये गिर जाती है। तो जो ये चलना इसका जो रहता है, हमेशा एंगुलर मोमेंटम की वजह से चलती रहती है, ठीक है ना। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर हम टैलेंट की बात करें, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस तरह से जो है आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, ठीक है ना। आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज लिया था, किसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें काम की बात करें, तो आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मैक्सिमम बच्चे जो है ये इसको टक टिक लगा के आ जाते हैं कि इसने ये, तो ये बड़ी मशहूर थ्योरी रही है, तो इस पे इसको आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला होगा। नहीं भाई, इसको जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इसको जो है 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके। और अगर हम बात करें, जो मॉडर्न है फादर ऑफ, इसे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, वो आइंस्टाइन है जिनको फादर ऑफ ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये 1879 के पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप नोट कीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन है, थर्मल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का एनर्जी का आपको बताना है। देखिएगा, थर्मल एनर्जी अगर हम बात करें, जब आप टेम्परेचर जब राइज होगा, राइज इन टेम्परेचर, याद रखना, राइज इन टेम्परेचर क्या काज करता है, ये काज करता है, जो भी एटम्स होंगे या हम बात करें मॉलिक्यूल्स होंगे, ये फास्ट मूव करेंगे, क्या करेंगे, ये फास्ट मूव करेंगे, और आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड ईच अदर। तो इससे क्या होता है, और जो हीट, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो आप देखते हैं 70% प्लस जो है हमारे इंडिया के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक बात हो रही है, क्या इसका आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी ड्यू टू, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में रहती है चीजें तभी जाके होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस बिल्कुल दोनों आएगा, बोथ ए एंड बी आएगी, ठीक है ना। तो इन द क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन 5 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। गैस की बात करें, गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी, इसके बारे में अगर हम पूछ लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि वो रैंडमली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है वाटर स्टोर्ड इन ए डैम प्रोसेस। डैम की बात हो रही है, अगर ये बोलता है, ये अगर एक डैम बनाई गई है, तो इस डैम के अंदर बहुत ज्यादा पानी जमा करते हैं डैम के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब देखेंगे इसको, डैम के ऊपर जो पानी की जगह बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पानी होता है, पहली चीज होती है, जो पानी स्टोर होता है ना, वो हम कहते हैं स्टिल वाटर। क्या होता है वो, स्टिल वाटर होता है। तो स्टिल वाटर के अंदर आप ये समझ सकते हैं, यहाँ से आपको मैं इजली बताऊंगा, इसका जो यहाँ पे यहाँ तक बन गया, इसका मास बन गया, इसकी हाइट बन गई, सॉरी इसका बन गई, इसकी हाइट बन गई, और यहाँ पे जो ऊपर होगा, ये इसकी बन गई एम बन गया, ठीक है, मास बन गया। मास के बारे में हम बात करें, जो इसकी एक ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होती है, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, तो ये आपको ये समझ आ जाएगा कि जो mgh होता है, क्या होता है mgh। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा जी पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके। When an object falls freely towards the earth, then it is its total energy क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है फॉल होता है freely towards earth, तो इसकी जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो क्या हो जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिमेन कांस्टेंट, क्या जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो, कौन से इसमें यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो किलो वाट है ये नहीं है, बाकी किलो वाट आवर भी इसका है, ये भी है, ये भी है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। कमर्शियल यूनिट क्या होता है एनर्जी का, याद रखना है हमेशा। कमर्शियल की जब बात आएगी तो इसका आंसर आएगा किलो वाट आवर जो है, ये कमर्शियल एनर्जी होती है, इसका यूनिट होता है। ठीक है ना। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल, जब भी मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी जो है ये रन करेगी आवर माइक्रोवेव ओवन जो होता है हमारा उसमें, तो वो क्या होती है, तो उसका हम बात करें the device which converts mechanical energy into energy which runs our micro oven, तो वो हमेशा क्या होता है, वो अल्टरनेटर होता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे लगता है अगर ज्यादा एक्सप्लेन कर लूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, तो इतना सब कुछ आपको आता भी है। ठीक है ना, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा अब आंसर बताने की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसकी प्रोपोर्शन होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मास। क्या आएगा, मास। क्या आप मुझे काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? देखिए सिंपल, मैं आपको सिंपली आपको बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। होता क्या है बच्चों, देखो होता क्या है, और हम एग्जांपल देते हैं, सिंपली आपको हम बताएंगे इसके बारे में कि जो ये एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे, तो ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली आप घर में एक बॉल ले लो, बड़ा वाला बॉल ले लो, जिसको हम बोलेंगे वॉलीबॉल ले लो। वॉलीबॉल के ऊपर आप एक और बॉल रखो, क्रिकेट का बॉल रखो, और ये बॉल जो होगा इसको आप इसके ऊपर रखो। ठीक है। अभी आपको इसको सिर्फ अपने हाथ में रखना है, दोनों को बढ़ा के रखना है। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को अलग अलग हाथों से पहले इसको ड्रॉप करोगे, फिर इसको ड्रॉप करोगे, तो देखोगे आप दोनों जो हैं इनकी जो जरा ऊपर तक नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हाथ ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएंगे। अगर आप इस बॉल को इस बॉल के ऊपर रख के थ्रो करोगे नीचे, ठीक है, तब क्या होगा, इसकी अपनी एनर्जी और साथ में इसकी एनर्जी आपस में मिलके जब इसके ऊपर ये लगेगी, इसकी एनर्जी लगेगी, ये जो बॉल है ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो एनर्जी इसने कंज्यूम की, जो बताया, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो मास जो है इसका यहाँ पे आंसर आएगा। बजिंग ऑफ ए मॉस्किटो इज, बजिंग होता है ना, मॉस्किटो बज करता है, वो क्यों करता है, क्या इसका रीजन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो आएगा श्रिल साउंड। कौन सा आएगा, श्रिल साउंड आ सकता है एग्जाम के अंदर। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, जो पिच होती है हमेशा याद रखना वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहती है, ना कि मैग्नीट्यूड के ऊपर। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर। डॉपलर इफेक्ट जो है साउंड का वो कब प्रोड्यूस होता है, जब क्या होता है सोर्स एंड जो ऑब्जर्वर होते हैं वो क्या होते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन रिलेटिव मोशन। क्या आएगा, बी इसका आंसर आएगा, इन रिलेटिव मोशन जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, द सेम नोट्स बीइंग प्लेड ऑन द सितार एंड वीणा डिफर इन। जो सेम नोट्स होते हैं प्लेड किए जाते हैं सितार और वीणा के, ये डिफर क्यों होते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वालिटी होती है। क्वालिटी के ऊपर जो जो है इसको आगे बताया गया है। ठीक है ना, तो जब आप हेयर जब सुनते हैं, कोई साउंड भी सुनते हैं, तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं इसका जो सोर्स होता है वो सोर्स कहाँ से होता है, तो इसका जो आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एब्जॉर्ब साउंड। क्या आएगा, एब्जॉर्ब साउंड। व्हेन वी हियर a sound we can identify its source from, कहाँ से करते हैं, जो साउंड एब्जॉर्ब होती है वहां से इसका जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस इज ड्यू टू। जो डिफरेंस होता है म्यूजिकल साउंड की हम बात करें या हम नॉइस की बात करें, ये किसकी वजह से होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें इसका जो आंसर आएगा किसका, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शंस जो होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस इज ड्यू टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेवलेंथ, पिच या इंटेंसिटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो नोट नहीं है क्यों, हमने ए लिखा है, बी लिखा है, बी ये है, सी है यहाँ पे, दूसरा है वेवलेंथ, तीसरा है पिच। क्या है, पिच। तो पिच जो है इसकी वजह से यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, याद रखना। और हम बात करें लाउडनेस ऑफ साउंड जो होती है, लाउडनेस ऑफ साउंड ये डिपेंड्स किसके ऊपर रहती है, तो याद रखना लाउडनेस जो होती है साउंड की, इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है ये डिपेंड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थंडर। आप देखते हैं ना, आपने तो सुनो कई बार आपने देखा है कि वो बिजली कड़कती है तो साउंड, हमने देखते हैं कि लाइट जो है हमें पहले नजर आती है तो आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। तो तकरीबन 4 सेकंड का जो है फर्क रहता है इसमें, लाइटनिंग में और साउंड में। तो जहाँ पे
आप बता सकते हैं कि कौन सा एट व्हाट डिस्टेंस द लाइटनिंग ओकर्ड, किस डिस्टेंस पे जो है लाइटनिंग लाइटनिंग ओकर होती है, क्या होती है 1380, कितना 1380 मीटर की हम बात करें, इसका आंसर आएगा। फॉर साउंड वेव इन एयर द वाइब्रेशंस आर, और हम साउंड वेव बात करें एयर की, इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कम करने का, क्योंकि बहुत से बच्चों जो हैं वो उन्हें पढ़ा ही होगा, वो अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। द फिनोमिना ऑफ इको, इको जो होती है साउंड का, इसको जो फिनोमिना होता है वो इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो आएगा रिफ्लेक्शन, क्या आएगा जी रिफ्लेक्शन जो है इसका आंसर आएगा जी। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, आप कितनी साउंड जो है सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज क्या होती है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 20 to 2000 हर्ट्ज जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है ना जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा किसकी यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर हमने देखा है, ये क्वेश्चन जो है कई बार हमने देखा है, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स जो है इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर, रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर इज, वो क्या होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या होती है, लेस देन यूनिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइराइज और ऑब्जर्व्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, किसकी वजह से ये हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, आहा क्या डायमंड लगाया हुआ है, क्या चमक होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, चमक जो है वो किसकी वजह से होती है, उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू, आपने देखा है आपका आसमान ब्लू दिखता है। ऑल द ब्लू कलर ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्बड, क्या ये सच है। इट इज इट्स नेचुरल कलर, क्या ये सच है। ब्लू कलर ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम इज स्कैटर्ड, यस स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये ऐसा होता है, हमारा जो स्काई है ये ब्लू होता है। इन एयर बबल इन वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ, आपने देखा होगा जब आप जो एयर बबल्स होते हैं, जब वो आपको देखने दिखेंगे वो शाइन करते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं, वो क्यों चमकते रहते हैं, तो क्या रीजन है इसका, इसका जो रीजन होता है ये बताता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या बताता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना। राइजिंग और सेटिंग सन अपीयर्स टू बी रेडिश बिकॉज, जब भी सन चढ़ेगा जब भी सन जाएगा, ठीक है ना, तो दोनों ऑप्शंस में क्या होगा, रेडिश कलर का आपको दिखेगा जो सन होता है। क्या बात होती है, क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि ये होता है स्कैटरिंग ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है हु अमंग द फॉलोइंग इज एबल टू सी द अल्ट्रा वायलेट लाइट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कौन अल्ट्रा वायलेट रेज को देख सकता है, तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जी हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है जी, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डियोप्टर जो है इसका आंसर आएगा। 32 है इन विच मिरर ए डायमेंशनल वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, हमेशा याद रखना वर्चुअल इमेज की बात हो रही है, डायमेंशनल वर्चुअल इमेज की जब बात होती है कैन बी ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कनक्योर मिरर, क्या इसका आंसर आएगा कनक्योर मिरर जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, कौन सी जो लाइट है जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा विजिबल रे, जो विजिबल रे होता है ना उसका सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ से देखने को मिलेगी। इन विच फॉर्म डज द लाइट प्रोपोगेट, किसकी फॉर्म में जो है लाइट प्रोपोगेट करती है, तो 34 का अगर हम आंसर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो है इसका आंसर आएगा। लाइट कैन पास थ्रू, लाइट जो है किसके यहाँ पास हो सकती है किसके यहाँ पास नहीं हो सकती है, और हम आंसर की बात करें इसका जो आंसर आएगा
वैक्यूम हो, ग्लास हो, एयर हो, ऑल ऑफ द वो जो है यहाँ पे लाइट पास हो सकती है। द वेव लेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू आई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा 10 मीटर, कितना आएगा 10, ठीक है। विच मिरर इज यूज्ड इन मूवी प्रोजेक्टर्स, आपने देखे होंगे बहुत सारे मूवी प्रोजेक्टर, कौन सा होता है, कनक्यू, याद रखना कनक्यू मिरर का इस्तेमाल वहां पे होता है। तो कनक्यू मिरर, कन्वेक्स मिरर को आप पढ़िएगा अच्छी तरह से, लेंस के बारे में पढ़िएगा। इफ इमेज इज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, क्या होता है बिहाइंड द मिरर, आपको जो इमेज देखने को मिलेगी मिलेगी वो क्या होती है, वो वर्चुअल होती है और हमेशा इरेक्ट होती है, याद रखना वर्चुअल होती है और हमेशा इरेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ प्राइमरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर का कौन सा आता है, देखिए आरबीजी जो है, आरबीजी हमेशा याद रखना, रेड, ब्लू एंड ग्रीन जो है ये आते हैं प्राइमरी कलर्स के अंदर, इनको रखा गया है, ठीक है ना। नेम द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स, कौन सी बॉडी जो है, ब्लैक जो होती है ना, ब्लैक पूरे कलर्स को जो है ये एब्जॉर्ब कर देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, आपने देखा होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हुआ, ये वो हुआ, तो ये इलेक्ट्रेट पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये नाम किसने दिए हैं, आपने तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन इसका जो नाम है वो फ्रैंकलिन है, क्या है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इसने नाम दिया है। इस सोप जो है, एक सोप के जो बबल्स होते हैं, जब आप नहाते हैं, मुंह धोते हैं, आपने देखे होंगे सोप के बबल्स, अब ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, देन इट्स रेडियस वो क्या हो जाता है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंक्रीज। A soap bubble is given a negative charge, then its radius वो increase हो जाएगा। करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू, जो करंट होता है कंडक्टर के अंदर वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जी मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रखना मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट, उसकी वजह से जो करंट होता है कंडक्टर के अंदर वो होता है, ठीक है ना जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप फॉरेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेकेएसएसपी की, और जिसमें साइंस पार्ट दिया होगा, तो साइंस के जो है बेसिक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। विद द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस, क्या हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑलवेज इंक्रीजेस, क्या आएगा, ऑलवेज इंक्रीजेस जो है इसका आंसर आएगा। जैसे है द रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो इसका जो है क्या आएगा, इंक्रीज द एरिया नो, चेंजिंग द रेजिस्टिविटी नो, डिक्रीजिंग द लेंथ नो, तो नन ऑफ द यहाँ पे इसको आंसर आएगा। द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, आप जब प्रेस करते हैं, प्रेस मतलब आप जब आयरन करते हैं कपड़ों को, ठीक है ना, कि हमारे कपड़े बिल्कुल फिट फा रहे हैं, तो वो जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना जी, वहां पे, तो वो किसका बना हुआ होता है जी, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा नाइक्रोम का बना हुआ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए डायनामो, डायनामो जो है, डायनामो क्या चीज है, देखिए ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनेमो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ये काम करता है। उसके बाद आता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इज वन ऑफ द विच ऑफ द चेंज इट्स, ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इज वन विच चेंज इन इट्स, वो क्या चेंज करता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है इसका आंसर आएगा। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये मेजर भी किया जाता है, किसकी वजह से ये मेजर किया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक एमीटर होता है, तो हम बोलते हैं हॉट वायर एमीटर, यहाँ से इसको चेंज किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। ए ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, ट्रांसफार्मर क्यों लगाए गए हैं, आपके गांव में ट्रांसफार्मर है 250 केवी के, 60 केवी के, अभी घर में है 2 केवी के, 3 केवी, क्या बात है क्यों लगाते हैं, तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, हम ट्रांसफार्मर की बात करें, ये ऑब्टेन सूटेबल जो है एसी वोल्टेज, ठीक है ना, ताकि अच्छी वोल्टेज हो आपके घर में, हमारे घर में, एक डिवाइस जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो कौन करता है, इसका आंसर क्या आएगा, मोटर जो होती है ना, मोटर ये करती है डिवाइस को कन्वर्ट। द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप, जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है वो वायर जो होती है हैज ए, उसके अंदर क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये पार्ट इसका आंसर ये है।
इस तरह से क्वेश्चन है, फ्यूजेस आर कनेक्टेड इन डैश डैश टू द लाइव वायर। वायरिंग जो होती है जब पावर चलती रहती है तो आपके वहाँ पे फ्यूज जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो इन सीरीज में होते हैं, किस में होते हैं, पैरेलल में नहीं होते हैं, इन सीरीज में होते हैं, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वोल्ट जो होता है इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, वोल्ट जो है इसका आंसर आएगा। द एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, द एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, किसके बने हुए होते हैं, वो भी नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पावर, क्या आएगा, पावर जो है इसका आंसर आएगा। हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल, आप घर में केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, आप घर में हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं करते, इट इज हाईली कंबस्टेबल गैस, बिल्कुल, इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट, बिल्कुल, इट इज कॉस्टली, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। फ्यूल्स दैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है, कौन सी है, पेट्रोलियम एंड कोल। अभी अभी ड्राइवरों ने स्ट्राइक की थी, ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दी दुकान, तो बड़ी बड़ी जो टैंक्स थे वो बंद हो गए, तो यहाँ पे क्राइसिस स्टार्ट होगी, पेट्रोल की क्राइसिस, ये हो गया वो हो गया, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हमने लॉ को पास नहीं किया है, हम देखते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। फोर्स इज ड्यू टू, फोर्स किसकी वजह से होती है, याद रखना हमेशा फोर्स मोशन ही की वजह से होगी, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होता है, डाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की हम एग्जांपल की बात करें तो क्या कुछ इसकी एग्जांपल हो सकती है। एक टॉय कार स्टार्ट मूविंग व्हेन पुश्ड, बिल्कुल। शेप ऑफ डो बॉल चेंज विद पुल, यस। फॉलिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, यस। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर जो टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ, तो मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके ऐसा करता है। ये आर्चर है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है ये भाई साहब, यहाँ पे खींचता है ये जाके वहां लगती है तीर, तो मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पे जो लिखी हुई है आपको बतानी है कौन सी सही है। जैसे यहाँ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, बिल्कुल होती है। साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बिल्कुल ऐसा होता है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, नहीं। साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट, स्लोअर देन लाइट है ये, ठीक है, साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट, बिल्कुल, ये भी सच है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ओके। Which is the name of the string which vibrate in our voice box when we talk? कौन सा होता है? जी हाँ, vocal cord होता है, ठीक है। द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड, जो जो वुमेन्स की बात करें, आपने देखा होगा वुमेन्स जो है ज्यादा चीख चलाती हैं, हम लोग जो है लड़के जो है ये शरीफ रहते हैं हमेशा, तो हमारी जो आवाज है पिच जो है वो हमेशा कम रहती है, तो यही बात क्या है, ये कितना होगा, 15 mm जो है इसका आंसर आएगा भाई, ओके। नेक्स्ट है, साउंड कैन बी ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, कौन सी मीडियम में साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे वुड है, करती है बिल्कुल। उसके बाद है आपका वैक्यूम है, बिल्कुल, वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम में साउंड की बात नहीं होगी, ठीक है, लेकिन एयर में साउंड चलती रहती है, तो बोथ आपका आएगा, जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा वुड एंड एयर, पहला और दूसरा जो है इसका आंसर आएगा, तो बोथ वन एंड सेकंड जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड इज स्लोवेस्ट इन, किसके अंदर यहाँ पे स्लोवेस्ट साउंड चलती है, तो एयर जो है हवा में साउंड आपको कम सुनाई देगी, जितना ज्यादा हवा होगी इतना साउंड आपको कम दिखाई देगा। लाइट ट्रेवल्स इन, हमेशा याद रखना जो लाइट होती है वो किस में ट्रेवल करती है, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं लेकर आया था आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बेसिक चीजें हैं, आप इनको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने इसलिए लेक्चर शॉर्ट किया क्योंकि लंबा लेक्चर जो है बच्चे देखना नहीं चाहते और वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो और भी अगर आप चाहोगे, आप आपके प्यार से, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको ये लेक्चर चाहिए, तो मैं एक और लेक्चर ला सकता हूँ आपके लिए, ओके।